सेट की बात करेंगे, सीडीपी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जो कि 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये समस्त क्वेश्चंस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर एग्जाम में सीडीपी में 30 में से अधिकतम अंक प्राप्त करना है, 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, तो ये प्रैक्टिस सेट और आने वाले प्रैक्टिस सेट आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। डेली हमारी जो प्रैक्टिस सेट आपकी होगी वह आपकी 7 PM पे हमारी जो है डेली सीडीपी की प्रैक्टिस सेट होने वाली है और धीरे धीरे जो है सभी सब्जेक्ट की क्लासेज निर्धारित कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 30 में से आपका कितने स्कोर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है और फीडबैक करना है, ठीक है। तो 30 में से आपका स्कोर जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते हैं और इसी प्रकार के सीटेट में पूछे भी जाते हैं। तो ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता। देखिए इसमें बात करें व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और चौथा आपका होता है संरचनावाद। तो इनमें से देखा जाए तो आपका ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, ये तीनों जो है आपके स्वीकार करते हैं। लेकिन जो आपका संरचनावाद है यह आपका स्वीकार नहीं करता है। तो कौन स्वीकार नहीं करता है? संरचनावाद आपका स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को क्रैक करना, 101% फतेह करना। जी हाँ दोस्तों, इनमें से ऐसा तत्व आपको बताना जो संप्रेषण का नहीं है। और सीटेट में संप्रेषण शब्द से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा तत्व जो है संप्रेषण का नहीं होता है? देखिए एक माध्यम, संप्रेषण का माध्यम ये तत्व होगा, श्रृंखला भी तत्व होगा, उद्देश्य भी तत्व होता है। ये संप्रेषण के तत्व हैं। लेकिन जो संप्रेषण का नियोजन होता है यह आपका तत्व नहीं होता है, ठीक है। नियोजन करना संप्रेषण का तत्व नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व बताना है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है। जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो एक अध्यापक यानी आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं अध्यापक अध्यापिका के तौर पर, टीचर शिक्षक के तौर पर? क्या वह सामाजिक परिवेश का ज्ञान हो सकता है? क्या वह संस्कृति अनुभव हो सकता है? क्या वह कल्पना शक्ति का अभाव हो सकता है? या उच्च मानसिक क्षमता? अब इनमें निगेटिव पॉजिटिव देखना है। बाधक तत्व मतलब निगेटिव शब्द हमें देखना है, ठीक है, निगेटिव ऑप्शन से देखना है। देखिए सामाजिक परिवेश का ज्ञान यह अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तो होगा नहीं। अगर सांस्कृतिक अनुभव तो यह भी बाधक नहीं होगा। उच्च मानसिक क्षमता है तो ये बाधक तो हो ही नहीं सकता है। तो बाधक क्या होगा? कल्पना शक्ति का अभाव, यानी आप में सोचने की जो शक्ति है वो कमी हो, वो, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा निगेटिव पक्ष हो गया, निगेटिव ऑप्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न को समझना है, प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ क्या है? देखिए जो अधिगम जो होते हैं, कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम होते हैं, इनमें लाभ क्या होता है? तो इनमें जो लाभ होता है वह ये होता है कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, यह शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। देखिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अधिगम का लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वह यह होता है कि शिक्षार्थी जो बालक बालिका होता है वह अपनी गति के अनुसार सीखता है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग होगा, टाइपिंग सब अपने अपने अनुसार करेंगे, जिसकी जितनी स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा होगा, एबिलिटी होगी, वो इसके अकॉर्डिंग करेगा। इसमें यह नहीं रहता कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। सभी के लिए एग्जाम में 150 प्रश्न दिए जाते हैं। 150 में सभी के लिए निर्धारित टाइम होता है, 1 क्वेश्चन 1 पर मिनट पर क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट भी होते हैं आपके, ठीक है। तो सभी के लिए समान है, अपने अपने अकॉर्डिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें फीडबैक करना है, कमेंट करना है। इसके बाद अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका? पहले प्रश्नों स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ समय लग जाए लेकिन एग्जाम में आसानी हो जाएगी। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है?
तो ये बहुत ही सिंपल सा बात है। ये कथन हमारे स्ट्रेस का कथन है, या गेने का कथन है, या ट्रेस का कथन है, या मैक्रो कथन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारा गेने हो जाएंगे। ठीक है, गेने का स्टेटमेंट क्या क्या है कि मानव संस्कार या क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। इसके बाद आइए जानते हैं अगला प्रश्न। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। कोई डाउट हो सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्ध विकास होता है। किस प्रकार से होता है किशोर अवस्था? अब इस अवस्था ये अवस्था आ गई तो आपके मन में दिमाग में आ गई कि ये अवस्था कौन सी होगी। तो इस अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास किसके अकॉर्डिंग हो सकता है? तो सभी लोग जानते हैं इस अवस्था में जो मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वह बहुत ही शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे सोशल जो भी आपके प्रश्न हैं हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर आपको आईडी है, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा सभी अपडेट पाने के लिए। बात करेंगे प्रश्न की। शिक्षा में आईसीटी की उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए आईसीटी इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गलत हमें चयन करना है। देखिए, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव हो या किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। ये बात तो सही दी गई है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती है या नहीं रहेगी, ये एक निगेटिव पक्ष कह सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। अब देखिए, आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, अध्यापक की भूमिका जो है सहजकर्ता के रूप में रहेगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये हमारा नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें चयन कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऐसी अवस्था बताइए जिसमें बालक में परामर्श जो है शिक्षण अत्यंत सक्रिय हो। क्या वह बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स एंड अध्यापक अध्यापिका सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस अवस्था में बालक से जो है परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होगा? अब सक्रियता की यहाँ पे बात की गई है। सक्रियता मतलब किशोरावस्था। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? क्या आपके आशुबेल हैं, जीन पियाजे जी हैं, हल है या स्किनर है? देखिए, जब भी जीन पियाजे जी की अगर बात करते हैं तो इनकी 4 अवस्थाएं सभी का जिक्र होगा। 4 अवस्थाएं अक्सर पूछी जाती हैं। और प्रोफेसर हल, स्किनर की बात करें, आशुबेल की बात करें, चारों इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शंस हैं। तो जब भी अभिक्रमित अधिगम मॉडल अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको स्किनर के ऑप्शन को चयन कर देना है, नो डाउट। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग जानते हैं। क्या वह विक्टर रूम है, वाटसन है, बीएफ स्किनर है, थॉर्नडाइक है? अगर आप कभी तक भी सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये सारे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। वादा करता हूँ एग्ज़ाम के पहले ऐसा रिवीजन कराऊंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे A to Z आपका सही मार्क करके आएंगे। CDP में बिल्कुल मैं आपको मास्टर बना दूंगा, और रटनते की नहीं कि रट कर मास्टर बनाएंगे, नहीं, समझ कर मास्टर बनेंगे, क्योंकि जब समझेंगे तभी बच्चों को समझा पाएंगे। तो प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रत्याशा सिद्धांत की जब भी बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं विक्टर रोम की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि स्वप्रत्यय विकसित होता है, किससे विकसित होता है? क्या आपके स्वधारणा से होता है, लोगों की धारणा से होता है, स्वधारणा या लोगों की धारणा दोनों से होता है, या बुद्धि से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग मेरे प्यारे मित्र ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जो स्वप्रत्यय विकसित होता है वह किसके अकॉर्डिंग होता है? वह दोस्तों वह स्वधारणा तथा लोगों की धारणा दोनों से होता है। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका प्यारा सा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? देखिए, ब्रूनर का सिद्धांत सारे मैंने मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत बता चुका, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन एक बार और करेंगे सारे मनोवैज्ञानिकों का। तो इनमें से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत इनमें से आपके नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं नवीन ज्ञान अथवा सूचना को ग्रहण करना, यह ब्रूनर का सिद्धांत है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण कर देना, यह भी
ब्रूनर का सिद्धांत है। ज्ञान को पर्याप्तता की जांच करना ये भी है, और तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों पॉजिटिव दिए गए हैं। और ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे आपका अपर्याप्तता एक नेगेटिव शब्द दे दिया गया है। तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। मान लीजिए आपने उस प्रश्न को नहीं पढ़ा, उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, लेकिन ऑप्शन को पढ़ के भी आप लोग सही आंसर कर सकते हैं। दोस्तों गोलमेन का नाम जाना जाता है, आपने नाम पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ा होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आंसर नहीं मिलते तो हम ऑलरेडी अपलोड करते हैं, सोल्यूशन बताते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व पेपर हमने करा चुके हैं, उनको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो गोलमेन का नाम जो है जाना जाता है, किसके अकॉर्डिंग जाना जाता है? तो गोलमेन का नाम सभी लोग जानते हैं, संवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आपका मस्तिष्क कैसे होता है? गोलमेन। ठीक है, मेन मतलब आदमी, आदमी का मस्तिष्क कैसे होता है? गोल होता है। किस लिए होता है? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो किसके अकॉर्डिंग होता है? तो वह होता है साथियों संवेगिक बुद्धि। क्योंकि बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क, मेरुरज्ज, ये चीज़ें याद रखिएगा। साइंस का टॉपिक नहीं है, फिर भी कभी न कभी सीडीपी का भी एक भाग होता है। अगला, ब्रूनर के अनुसार इनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, ब्रूनर के सिद्धांत की अगर बात करते हैं, सिद्धांत की चर्चा करें, तो इसमें आपके औपचारिक शिक्षण आता है, वर्णनात्मक शिक्षण आता है और प्रामाणिक सिद्धांत आता है। लेकिन अगर अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत की बात करते हैं तो ये ब्रूनर के सिद्धांत में आपका नहीं आता है। ये चीज़ें हमें ध्यान देना है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद आपका अगला सा प्यारा सा प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? देखिए, पियाजे जी की बात करते हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास की बात करें और किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, तो क्या वह पूर्व कार्यात्मक अवस्था है, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था है, संवेदिक गामक अवस्था है, या स्थूल कार्यात्मक अवस्था हो जाती है? तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जीन पियाजे जी के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो प्रारंभ होती है और किसी से नहीं, वह आपके औपचारिक कार्यात्मक अवस्था से होती है। किसके होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी लोग बताइए। पियाजे जी के अनुसार किशोर, अभी देखिए सभी लोग जीन पियाजे जी की पहली अवस्था लगा लेते हैं कि संवेदी गामक अवस्था जीन पियाजे जी की पहली अवस्था होगी, तो ये हो सकता नहीं। यहाँ पे किशोरावस्था का जिक्र हुआ है, इसलिए यहाँ पे किशोरावस्था की जिक्र हुआ, मतलब औपचारिक कार्यात्मक अवस्था की बात करेंगे। और जीन पियाजे की आपकी चौथी अवस्था है औपचारिक, ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है हमें। केवल प्रश्न पढ़े, डायरेक्ट आंसर मत कीजिए, ऑप्शन को भी पढ़िए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। इनमें से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्या वह सीखने की उत्सुकता है, ज्ञान की संरचना है, क्रमशीलता का भाव है, या पुष्टिकरण हो जाता है? तो मेरे सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहन सभी कमेंट कीजिएगा। ऐसी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं। देखिए, शिक्षण सिद्धांतों की अगर बात करें, शिक्षण सिद्धांत में सीखने में उत्सुकता होनी चाहिए, ज्ञान की संरचना होनी चाहिए, पुष्टिकरण होना चाहिए, लेकिन क्रमशीलता का अभाव, अभाव मतलब कमी। तो शिक्षण सिद्धांत में कमी तो हो नहीं सकती है, तो ये हमारा क्या होगा? निगेटिव पक्ष होगा, इसलिए ये हमारी विशेषता नहीं हो जाएगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, निर्देशक कर्ता केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, या दोस्तों बाल केंद्रित होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं निर्देशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है वह सभी लोग जानते हैं बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न आ चुका है, जीन पियाजे जी का जिक्र हुआ है और पियाजे जी के एग्जाम में प्रश्न आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पियाजे जी के दृष्टि से वयम वर्ग यानी 7 से 12 वर्ष की विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, इसी को 7 से 11 7 से 12 कह सकते हैं, तो हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था होगी। ठीक है, और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक अवस्था का होती है। तो यहाँ पे हमारा 7 से 12 पूछा जा रहा है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था हमारी सही हो जाएगी। नो डाउट सभी लोग समझ गए, हम काफ़ी इजीली प्रश्न था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सारे प्रश्न कठिन नहीं हो सकते हैं, सारे लेवल के प्रश्न किए गए हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभ्यास जो होता है थोड़ा लेवल कम से हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा,
मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया है? तो ऐसा मनोविज्ञान का संप्रदाय बताना है जिसमें आपके तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियाँ इन दोनों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया हो। क्या वह मनोविश्लेषणवाद है, संरचनावाद है, व्यवहारवाद है या संज्ञानवाद है? और इन सभी के प्रवर्तक कौन है, इनको भी आपको ध्यान देना है एग्जाम में। तो मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है वह हमारा व्यवहारवाद कहलाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? सभी लोग जानते हैं, जे.बी. वाटसन। कौन है दोस्तों? जे.बी. वाटसन, याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं। देखिए, जो कुसमयोजित, कु मतलब जहाँ व्यक्ति समयोजित ना हो पाए, तो एक परिभाषा, एक कथन के माध्यम से कैसे हम कह सकते हैं कि यह कुसमयोजित व्यक्ति हो सकता है। तो कुसमयोजित व्यक्ति वही कहलाता है या उसे कहते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करता हो, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करता हो, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ हो। ये सारे कुसमयोजित व्यक्ति कहलाएंगे। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? तो कोई अगर समस्या है और उस समाधान की स्थिति के लिए जो संज्ञानवादी हैं उनका क्या मानना है? इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, यह प्रयास त्रुटि पर आधारित होता है, यह पुनर्बलन पर आधारित होता है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, आप जानते हैं, समझते हैं कि समस्या समाधान स्थिति के लिए जो संज्ञानवादी मानते हैं वह क्या मानते हैं? वह दोस्तों ये मानते हैं कि इसमें चिंतन की प्रक्रिया कैसे होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि समाधान होता है। समस्या समाधान कैसे होगा? कोई भी समस्या होगी तो उसमें चिंतन जरूर किया जाएगा, चिंतन की प्रक्रिया जरूर की जाएगी। तो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक चिंतन वाली प्रक्रिया है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तनाव को कम करना अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। देखिए, तनाव को कम करना और अंतर्द्वंदों को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। तो पहले ये जानना जरूरी कि शामिल कौन कौन है। शामिल इसमें रुकावट को नष्ट या दूर करना, भाई तनाव को कम करना है, अंतर्द्वंद को सुलझाने का तरीका शामिल इसमें तरीकों में शामिल ना ही हो, तो इन चीज़ों का पहले एक ही नहीं होगा, बाकी तो होंगे पॉजिटिव। तो रुकावट को नष्ट दूर करना हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा रास्ता निकाल लेना ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लिया जाए ये भी हो सकता है। लेकिन अनिर्णय से ये नहीं हो सकता। तनाव को कम करना हो, अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में अनिर्णय आपका नहीं होगा, ये नहीं शामिल होगा, बाकी ये तीनों आपके शामिल होंगे। तो दोनों प्रकार से प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। नो डाउट, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, अगले प्रैक्टिस सेट में सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दोस्तों, ऐसा घटक आपको बताना है जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित ना हो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति, ये तीनों एक ऐसी स्मृतियाँ हैं जो सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित हैं। लेकिन जो आपकी जीवन पर्यंत स्मृति होती है, ये जीवन पर्यंत स्मृति, ये घटक जो है सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसलिए कार्डिन क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? क्या आपके हिल्डा रावत जी हैं, जेम्स ब्रूनर हैं, रिचर्ड सुचमैन हैं या कार्ल रोजर्स की बात करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान का जिक्र होता है एक ही नाम लिया जाता है, वह जेम्स ब्रूनर। बी ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है? आपको पता है कभी कभी स्टेटमेंट 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर आपके 3-4 प्रश्न स्टेटमेंट कथन परिभाषा अवश्य रहेगी। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह जो कथन हो जाता है किसका हो जाता है? यह कथन सभी लोग बताइएगा। ना स्टेनले का है, ना हरलाक का है, ना जर्सील का है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। लेकिन सही सटीक आंसर आपको बताना है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको कमेंट करके बताना है, खोजना है, ठीक है। और मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, जो जो यहाँ पे सही कमेंट करेंगे उनको रिप्लाई मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है?
देखिए, जब भी आगमन चिंतन की बात करते हैं, आगमन मतलब सभी लोग जानते हैं उदाहरण की नियम और चलना, निगमन मतलब नियम से उदाहरण, ये तो सभी लोग सिंपल सी परिभाषा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीमती टाबा जोड़ा गया है, तो श्रीमती टाबा की कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है, तो ये जानना भी जरूरी है कि श्रीमती टाबा की कौन सी युक्तियाँ हैं। अवधारणा का निर्माण करना, दत्त व्याख्या करना और सिद्धांतों का उपयोग, ये तीनों जो हैं आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने युक्ति सुझाई है। लेकिन दत्त का अवलोकन करना, यह श्रीमती टाबा ने आगमन चिंतन में नहीं किया। अवधारणा का निर्माण, दत्त की व्याख्या कर देना, सिद्धांतों का उपयोग करना, इसलिए करेंट क्वेश्चंस हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी आंसर पे डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हल HBI की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे अगात चर माना गया था। ये आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पढ़ा होगा, अगात चर शब्द ध्यान रखिएगा, ये जब भी शब्द आए तो मैं जो आंसर बताने जा रहे हैं वो आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगात चर की अगर बात करते हैं तो क्या वह SHR आदत बल है, आपका अनुर्ध है, प्रेरक अभिप्रेरणा है, या पूर्व प्रबलनों की संख्या है। देखिए, अधिगम प्रणाली में जो जिसे अगात चर माना गया है वह पूर्व प्रबलनों की संख्या होती है, जिसे अगात चर की श्रेणी पर रखा गया है। अगला प्रश्न जो और भी इंटरेस्टेड आपका क्वेश्चन है प्रश्न है कि हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है। क्या वह शैक्षिक विज्ञान होता है, अप्लाइड इंजीनियरिंग होता है, या ये दोनों होते हैं, या शैक्षिक मनोविज्ञान होता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन गृहिणी। इनका सपना है सीटेट एग्जाम को इस बार 101% फतेह करना। तो हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है। हार्डवेयर उपागम का आधार मेरे प्यारे मित्रों अप्लाइड इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है, अप्लाइड इंजीनियरिंग होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्रायड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार इनमें से कौन सा जो है मनो ऊर्जा का सूचकांक है। जी हाँ, फ्रायड की जो व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मनो ऊर्जा का जो संसूचक क्या हो जाता है। देखिए, तीनों अहम, इदम, परम, इद, ईगो, सुपर ईगो आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है, फ्रायड की देन है। तो इनमें से जो मनोविश्लेषणवादी धारणा में देखा जाए तो मनो ऊर्जा जो संसूचक कहला जाता है वह आपका इदम कहला जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपके 30वें प्रश्न की। इस CDP के 30 क्वेश्चंस आपके CDP पूछी जाती है बाल विकास में। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया। एरिक्सन ने, जीन पियाजे जी ने, फ्रायड ने, थॉर्नडाइक ने। जी हाँ दोस्तों, प्रक्षेपण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस मॉक क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है इस CDP प्रैक्टिस 30 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपकी तैयारी क्या है, ये ज़रूर आपको कमेंट करना है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।